नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। सीटू का दफ्तर है, सीटू का संघर्ष है, 9 जुलाई का तारीख है वो। ये आंदोलन अपने आप में बेमिसाल होने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि सीटू का दावा है या अन्य संगठनों का भी दावा है। बहुत सारे देशव्यापी संगठन इसको समर्थन कर रहे हैं। पूरे भारत में ये आंदोलन है और हम बिहार में हैं, पटना में, तो हम निश्चित तौर पर हम बिहार के बारे में आपको जानकारी देंगे। बिहार में क्या चल रहा है। हमारे साथ हैं सीटू के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष गणेश शंकर सिंह। उनसे जानेंगे कि हम ये जो 9 जुलाई को आंदोलन का जो एक रंग रूप लिया गया है, स्वरूप दिया गया है, आखिर वो क्या है, क्यों है और वो किसके लिए। गणेश सर, ये आपका बहुत बहुत स्वागत समरभूमि में है। गणेश जी, आप ये बताइए कि आप जो आंदोलन कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यह आंदोलन 20 मई को होना था। तो 20 मई का आंदोलन क्यों स्थगित हो गया और अब 9 जुलाई का आंदोलन क्यों शुरू हुआ, उसको डेट को बढ़ाते हुए तो बताएं सारे दर्शकों को। एक तो आपको ये जानकारी दें कि पहलगांव की जो घटना घटी, बड़े ही नाटकीय ढंग से घटना घटी और उसने देश के आवाम को हिला के रख दिया। सरकार उसका दूसरा इस्तेमाल करना चाहती है। हम लोग उसके भ्रमजाल में न फंसे, बदनामी अपने ऊपर न लें, इसलिए इस संकटकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिर्फ हमारी CITU ने सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन और किसानों के सभी संगठनों संयुक्त रूप से बैठकर तय किया कि 20 मई के हड़ताल को स्थगित किया जाए और 15 को राष्ट्रीय स्तर पर बैठक करके उन लोगों ने तय किया कि अब आपको 9 जुलाई को स्टार्ट करना। ये तो बहुत अच्छी बात बताया आपने कि देश में एकता का एक मामला बना। मेरा एक सवाल है कि आखिर आंदोलन कर क्यों रहे हैं? हम आंदोलन कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर का 22वां हड़ताल। 19 जनवरी 82 को पहली हड़ताल हुई थी और ये हम 9 जुलाई को 22वां हड़ताल कर रहे हैं। इस बार का हड़ताल जो है वो 4 श्रम कोड को लेकर सरकार ने अध्यादेश जारी करके मजदूर वर्ग के गला पर एक तलवार लटका दिया है और आज़ादी के पहले से प्राप्त सारे अधिकारों पर एक जबरदस्त हमला शुरू किया। एक तो मामला ये, दूसरा मामला है, देखिए सरकार जनता के हर मुद्दे को दरकिनार करके जिला मुख्यालय पर बोर्ड लगाती है कि आपको ये सुविधा हम देंगे, लेकिन जब सुविधा प्राप्त करने वाले लोग जाते हैं तो उन पर तालाबंदी दिखाई देता है। जन वितरण प्रणाली की सारी सुविधाओं को मटियामेट कर दिया है सरकार। केवल श्रम कोड का मामला नहीं, मामला है सरकार से प्राप्त जितने भी हमारे अधिकार हैं उस पर सरकार हमला कर। तो हम जनता को भी इस सवाल पर गोलबंद करते हैं। 3 श्रम कोड को उसने, ये 3 कृषि कानून को उसने समाप्त कर दिया, लेकिन अभी भी किसानों के पैदावार का लाभकारी मूल्य का मामला लंबित है। MSP अभी भी जो है बिजली का गलत उसने का विधेयक पेश किया है, जिसके चलते महंगी बिजली का शिकार हमारे किसानों और मजदूरों को होना पड़ता है। आप अंदाज कीजिए कि आज से 25-30 साल पहले इसी बिहार हर हरिजनों के घर पर एक मुफ्त बिजली का आयोजन, और अभी बिजली जो था उससे भी महंगा रूप में लोगों को बिजली उपलब्ध हो रहा है। और सरकार कारपोरेट को लाभ देने के लिए नए नए मीटर लगा के और अंबानी को ज़्यादा खुश कर, कारपोरेट के लूट से मुक्ति के लिए और मजदूर वर्ग पर उनके श्रम कानून पर जो हमला हुआ है उसकी पुनर्वापसी के लिए, किसानों के पैदावार का लाभकारी मूल्य देने के लिए
और मनरेगा में जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग काम करते हैं, जो बाहर जाने से रोकने का काम होता है, सरकार ने उस पर भी अंकुश लगाया, उसका फंडिंग कम कर दिया। उनको 600 रुपये प्रतिदिन मिलना मुश्किल हो गया है। सो मनरेगा की राशि की उपलब्धता, जन वितरण प्रणाली को पूरे तौर पर लागू करने का। आज इसी देश के अंदर केरल 14 वस्तु की उपलब्धता जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, और हमारी सरकार की जब इच्छा होती है कि राशन को भी बंद कर देता है। आप अंदाज कीजिए कि हरिजनों पर, आदिवासियों पर और अल्पसंख्यकों पर किस बेरहमी के साथ लगातार हमला हो रहा है, इसको कौन देखे? मजदूर वर्ग की हैसियत से राष्ट्रीय स्तर पर केवल CITU नहीं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 10 घटक, केवल BMS को छोड़ के बाकी सभी लोग और सेवा संघ के लोग, फेडरेशन के लोग, बैंक और GIC LIC के लोग, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के लोग, केंद्रीय कर्मचारी के लोग, ये BSNL के लोग, ये सब लोग मिलजुल के एकमत होकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। सो 9 जुलाई का हड़ताल कोई एक साधारण हड़ताल नहीं है। कि मजदूर वर्ग के अंदर ये चेतना पैदा करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में किसानों के भारी सहयोग के बगैर, खेत मजदूरों के भारी सहयोग के बगैर जो कामयाबी आप चाहते हैं और जितना बड़ा आपके खिलाफ हमला है, उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। हमें खुशी है कि किसानों के राष्ट्रीय स्तर की कमेटी ने और खुद बिहार की कमेटी इसका समर्थन किया है, महागठबंधन ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन हमारी चाहत है कि हर तरह के जो श्रमिक वर्ग के लोग कार्यरत हैं, उनके संस्थान बने, वो रोड पर आए, वो अपना चेहरा भारत सरकार के सामने, बैंक के हों, LIC के हों, GIC के हों, नॉन गजेटेड के हों, वो सब लोग दिखावे। BSSR के लोग खुले तौर पर मैदान में हैं। आप अंदाज कीजिए कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा मजबूती से ट्रांसपोर्ट के लोग अपनी भूमिका, बिल्कुल, वो तो दैनिक मजदूर नहीं है, उनको तो TA से मतलब नहीं है, उनको उनका भी मामला है। अब सब दिन से वो टेम्पो चला रहे थे, अब कहता है कि 15 बरस हो गया तो वो टेम्पो नहीं चल रहा। उनका क्या हो? टेम्पो की बिक्री बढ़ाने के लिए टेम्पो मजदूरों को हटाने की साजिश हो तो हम किसके तरफ खड़ा? उनके डीजल की उपलब्धता का सवाल, गैस बेस कर दिया है और गैस की उपलब्धता सब जगह नहीं, इलेक्ट्रिक कर दिया है लेकिन वो इलेक्ट्रिक की उपलब्धता की गारंटी नहीं। सो ये यहीं से आप खड़ा होइए, आपको ये मुद्दे सामने आएंगे कि इस सरी गली सरकार के खिलाफ, वो NDA के बिहार की सरकार हो या NDA के दिल्ली की सरकार, दोनों सरकार के गलत इरादे के खिलाफ, मजदूर विरोधी हरकत के खिलाफ, किसान विरोधी और जन विरोधी हरकत के खिलाफ हम सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग मैदान में आए हैं। हमको भरोसा है कि बैंक, LIC, GIC, BSSR और BSNL के लोग, ये लोग तो लड़ेंगे। टेम्पो के लोग, आशा कर्मचारी, आंगनबाड़ी के कर्मचारी, ममता और कोरियर के कर्मचारी, ये सब लोग भी लड़ाई के मैदान में। आप अंदाज कीजिए कि भोजन माता को क्या मिलता है। जो बिहार सरकार ने गछ लिया वो भी उसको लागू करने के लिए तैयार है। तो आप अंदाज कीजिए कि उनका जीना कितना दुर्भर होगा। खरीदारी की ताकत इंसान की जब घट जाएगी तो उस देश में, उस राज्य में भट्ठा तो बैठ जाना स्वाभाविक है। तो इस लड़ाई में आप सब लोग भी मजबूती से अगर सहयोग करेंगे तो हम समझते हैं कि मोदी सरकार के नापाक इरादे को चकनाचूर करेंगे, कारपोरेट के लूट को ख़त्म करेंगे और एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जिसमें किसान और मजदूर भूखे नहीं रहे, उन पर किसी तरह का कोड के माध्यम से जो श्रमिक वर्ग पर हमला किया है उसका वो मुकाबला कर सकता है।
अच्छा कमरेड एक चीज़ बताइए हमको, आप हमको मुझे फ़ोन करके अक्सर पूछते हैं जो कि आपको अस्थाई माने ठेकेदारी प्रथा के तहत मजदूरी काम कर रहे हैं, जिसको कि आप आउटसोर्सिंग मजदूर बोलते हैं या फिर आप ठेकेदारी व्यवस्था वाला है बोलते हैं। तो मुझे फ़ोन करके अक्सर पूछते हैं कि इसमें हमारा क्या है, इस आंदोलन जो आप कर रहे हैं 9 जुलाई को, इसमें उसके लिए क्या है? वही है, वो पहले उनको ये समझना होगा और हम सबको समझना होगा कि पहले सरकार का कानून था कि परमानेंट नेचर के जॉब में जो लगेंगे कॉन्ट्रैक्टर लेबर, उनको परमानेंट मजदूर की सारी सुविधा दी। अब सरकार ने कहा है कि काम तो ये परमानेंट है, रेल चलाना परमानेंट काम है, वो ड्राइवर के रूप में हो, वो टीटी के रूप में हो, को है, उनमें सब में कॉन्ट्रैक्टर लेवल हो। आईजीएमएस हम कहते हैं कि वो आईजीएमएस के जो थे आउटसोर्सिंग वाले वही पूछ रहे थे मुझसे। हाँ, तो आज उनको हम कहते हैं कि परमानेंट करो, उनको नियमित करो, उनको एक मजदूर की हैसियत से, कर्मचारी की हैसियत से जो लाभ मिलना चाहिए वो देने की गारंटी करो। इसी काम को भारत सरकार नहीं करना चाहती है और वो चाहती है कि हम किसी तरह का इंश्योरेंस की सुविधा, किसी तरह का जो है उनको टीए डीए की सुविधा से वंचित करें और लमसम अमाउंट पर उनसे 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम करें। ये व्यवस्था का जो हमला है उसका मुकाबला कोई एक संगठन नहीं कर सकता। तो व्यापक एकता ही इस लड़ाई का मुख्य उद्देश्य। एक कमेंट लिखता ही हमको, ये जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं या फिर जैसे कि इन्फोटेक के अधिकारी थे, नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं। वो बोलते हैं कि इसे इन्फोटेक के अफसर बोलते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि भारत के मजदूर जो है कामचोर हैं, काहिल हैं, इनको 18 घंटा 20 घंटा काम करना चाहिए। तो इससे उत्पादकता बढ़ता है, इससे बेसी पैदावार होगा। मान लीजिए 20 घंटा मजदूर काम करेगा तो बेसी उपज पैदा होगा, बेसी फैक्ट्री में काम होगा। तो आप फिर 8 घंटा क्यों हो रहे हो? देश की भलाई के लिए तो 20 घंटा काम करवाया जा रहा है। नहीं नहीं, ये तो मजदूरों का गला रेतने के लिए सब 8 घंटा ईमानदारी से काम करके कोई ओवर टाइम करने की अवस्था में नहीं रहता है, उनके शरीर में काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये अंग्रेज का निर्णय है और ये 12 घंटा करवाना चाहते हैं। इसका मतलब हम भी चोरी करें और आप भी चोरी की और 12 घंटा हमसे काम लेके ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, कम पैसा देके। इसी बात की लड़ाई और संगठित को, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को, निविदा और संविदा के लोगों को परमानेंट करने की गारंटी करो, परमानेंट के सारे सुविधा उनको उपलब्ध कराओ और काम के घंटे भूल के भी मत लगाओ। वाह, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। काम का घंटा 8 घंटा ही जो कि तय हुआ है। हालांकि दूसरे देशों में, खास करके रूस में या फिर अमेरिका में भी कुछ देशों में 6 घंटे काम करने का नियम है, बल्कि कुछ जगह तो 4 घंटे ही काम कराने का नियम है, ताकि अगर मजदूर खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो वो 4 घंटे में इतना काम कर लेंगे जितना कि वो सामान्य जीवन में 8 घंटा करके, 12 घंटा करके नहीं कर सकते हैं। कमेंट एक चीज़ बताइए मुझे, लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे, कि ये 9 जुलाई को क्या करेंगे, मतलब कहाँ जुटेंगे आप लोग, क्या क्या करना होते हैं? हम किसी खास जगह का फैसला नहीं, हम लोगों ने फैसला लिया है कि सबसे पहले हम टेम्पू के स्पॉट पर, जब छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं जिनसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल होते हैं, वो अगर लड़ना चाहते हैं तो पहले उनकी लड़ाई का साथ, फिर हम चाहेंगे कि रेल पर अपना दबाव बनाएं, प्रतिरोध मार्च उधर करें और उसके बाद हम चाहेंगे संगठित क्षेत्र के मजदूर, LIC, GIC, बैंक, ये लोग जिधर हैं, अराजपत्रित कर्मचारी के लोग, उनके दायरे में घुस के हम उनके कार्यालय को बंद करें। और उसके अंत में हम लोगों ने तय किया है कि सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन अपनी समझ पर आधारित, अपने जगह पर आधारित वो कार्यक्रम में सवेरे 7 बजे से लेकर लगातार पूरे दिन तक
बंद का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग 12 बजे दिन में डाक बंगला चौराहा पर अपनी उपस्थिति दर्ज करके भारत सरकार के सामने, बिहार सरकार के सामने संयुक्त रूप से अपना विरोध प्रकट करें। फिर जो रिजल्ट होगा उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे या वहीं डटेंगे, यही हम लोगों का। और ये कार्यक्रम जिलों में नहीं, गांव में ग्रामीण बंद का फैसला, ग्रामीण हड़ताल का फैसला, और उसी तरह से जिलों में मुख्यालय के सभी कामगारों के बीच संघर्ष को तीखे रूप में ले चलने के लिए हमने जानकारी आपको पटने के लिए। हम आपको राज्य स्तर की ये जानकारी देना चाहते हैं कि सीटू, एटक, एक्टू, HMS, AICCTU और उसके अलावा AIUTUC और INTUC, ये सभी लोग, और UTUC लेलिन साल, कुल 10 संगठन हम लोग TUC से 10 संगठन एक साथ मिलकर और डाक बंगला चौराहा पर 12 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। ऐसे हम लोगों का कार्यक्रम है। कल यहाँ बुद्धा पार्क में हम एक प्रेरणा का नाटक का मंचन होगा और उस पर सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करके एक प्रचारात्मक रूप में इसको ले जाएंगे। कितने बजे होगा? वो करीब 5 बजे हमने यहाँ उपस्थिति शाम में फैसला लिया है, 5 बजे शाम में, और वो कार्यक्रम 7 बजे तक होगा, जिसमें सभी लोगों को हमने आह्वान किया है। जितने लोग जुटेंगे, भाषण कम, कल्चरल प्रोग्राम को देख के अपनी यूनिटी बना के आगे बढ़ेंगे। फिर 7 तारीख को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, संयुक्त 3 बजे से एटक कार्यालय। फिर 7 और 8 हमारा वो नुक्कड़ सभा वगैरह चौराहे पर जा जाके हमारे नेता लोग भाषण देते। फिर उसी तरीके से 8 तारीख को हम लोग शाम में 5 बजे एक मसाल जुलूस प्रतीकात्मक, जब भी हड़ताल होता है तो उसको पहले करते हैं, इसलिए छोटी तैयारी करके भी, लेकिन उस प्रोग्राम को भी हम लोग 4 बजे से 5 बजे से वो क्या नाम है GPO गोलंबर से निकलेंगे और बुद्धा पार्क को समय। अच्छा, एक चीज़ हमको जो कि अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे और हर हड़ताल में होता है, जैसे कुछ अनिवार्य सेवाएं होती है, मसलन दूध का गाड़ियाँ होता है या फिर एम्बुलेंस वगैरह होता है या कुछ इसी तरह कुछ चीज़ें होती है, तो क्या उनको भी बंद किया जाएगा? देखिए, हम बीमारी पर किसी तरह का रोक नहीं लगाएंगे, शादी विवाह पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, अग्निशामक पर किसी तरह का रोक नहीं लगाएंगे, दूध वाली जो गाड़ी है उसको रोकने का गारंटी नहीं करेंगे, और पुलिस का, प्रशासन किसी रास्ते से जा रहे हैं उनको किसी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे गणेश शंकर सिंह, और इन्होंने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने दर्शाया कि 9 जुलाई का हड़ताल कितना व्यापक है और कितनी बड़ी ताकत इसके साथ में सड़कों पर आएगी अपनी मांग को लेकर के। तमाम मजदूर, तमाम किसान, तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो काम कर रहे हैं कम तनख्वाह में और जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भयभीत ज़िंदगी जी रहे हैं, 8 घंटे का मांग, ये तमाम चीज़ों को लेकर के 9 जुलाई को जो बंद का आह्वान है, वो आह्वान सीटू समेत तमाम संगठनों ने किया है। इसकी जो तैयारी है उसमें भी इन्होंने बताया कि किस तरह से सभी लोग 12 बजे ढकोला तक पहुँचेंगे, और अनिवार्य सेवाएं जो हैं, दूध के बच्चों के लिए दूध जो होता है, दूध की व्यवस्था, या फिर गाड़ियाँ, या फिर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस का या अग्निशामक जैसी कुछ चीज़ों का अनिवार्य सेवाओं में आता है, इनको बंद से मुक्त रखा गया है। जी बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया आपका, आपने इसी जानकारी दिया है, और हम चाहेंगे कि दर्शक भी हमारे इस चीज़ को देखें और क्या सोचते हैं इस बातचीत पर, वो अपना कमेंट ज़रूर दें। नमस्कार।
मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, ज्वाइन बटन पर क्लिक जरूर करें, मेंबरशिप लें हमारा, ताकि हमें एक आर्थिक सहयोग आप लोगों से मिलता रहे। नमस्कार।